हाय, मैं हूँ अमृता और जैसे प्रॉमिस किया था ग्रिफिन का एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। ये एक जर्मन फैंटेसी सीरीज है, काफी मजेदार मिस्ट्री से भरी हुई सीरीज है और इसके पहले 3 एपिसोड चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सो इस चौथे एपिसोड की शुरुआत बैकग्राउंड से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं पिता के मौत के बाद थॉमस ग्रिफिन से लड़ने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी माँ पेट्रा उसे रोकते हुए कहती है कि अगर सच में डार्क टावर जैसी कोई चीज है तो मुझे भी वो गेट दिखाओ, प्रूव करो कि ऐसी कोई अलग दुनिया है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। थॉमस मार्टिन चर्च के बारे में अपने माँ को बताता है। फिर पेट्रा थॉमस और उसके छोटे भाई मार्क को लेकर वहाँ जाने निकलती है, लेकिन ये सब कुछ एक नाटक था। वो थॉमस को गुमराह करके मेंटल हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका मेंटल इलाज के लिए एडमिट कर देती है और इसी बात से थॉमस अपने माँ पर भरोसा नहीं करता था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे स्टोर में अगली सुबह मार्क और मेमो मिलते हैं। अब इन्हें थॉमस को छुड़ाना था। मेमो ने 3 हफ्ते डार्क टावर में बिताए थे, उसे काफी जानकारी मिली थी, इसीलिए वो मार्क को बताता है कि डार्क टावर में 3 से 4 माइनिंग केव है। ग्रिफिन लोगों को पकड़वा के वहाँ पे माइनिंग के लिए लेकर जाता है। थॉमस भी इन्हीं में से किसी एक माइन में होगा। वो फिर मैप दिखाते हुए कहता है कि मैंने यहाँ एक कैबिन बनाया है जो एक सेफ हाउस है। इस कैबिन के पास एक लेक है जहाँ पे हॉर्न मॉन्स्टर हंटिंग पे निकलने से पहले हमेशा लेक पे उतरते हैं। हम वहाँ जाकर हंटर के आने का वेट करेंगे और उसका पीछा करते हुए माइन तक जा सकते हैं और फिर चुपके से थॉमस को ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ डार्क टावर में हम देखते हैं जहाँ पे प्रीस्ट ग्रिफिन को बताता है कि जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही द ट्रैवलर बिटवीन द वर्ल्ड यानी मार्क अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया है। ये सुनकर ग्रिफिन को गुस्सा आता है, वो उस प्रीस्ट को ही मार देता है। फिर ग्रिफिन डैमियल नाम के एक मॉन्स्टर को प्रीस्ट बनाता है और कहता है कि इस काम में तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो यहाँ दूसरी जगह हम बेकी को देखते हैं, जिसे जेल से बेल मिल गई थी और अगली सुबह अपने कमरे में मार्क का मैसेज पढ़ती है। उसे मार्क के ऊपर काफी गुस्सा आ गया था। तभी उसकी नजर उसे नाइटमेयर फ्लावर पे जाती है जो पूरी तरीके से खिल चुका था और उस पे कुछ स्लाइमी चीज लगी थी। वो देखने जाती है, उतने में ही उसके पिता डॉक्टर पीटर वहाँ आते हैं और वो चर्च में ट्रेस पासिंग के लिए उसे काफी डांटते हैं। तभी बेकी बताती है कि उसे लगा था कि मार्क सच कह रहा है। तभी पीटर उसे बताते हैं कि मार्क एक डिल्यूजनल बच्चा है, वो रियल और फेक दुनिया में फर्क नहीं समझ रहा है, उसे इलाज की जरूरत है। और अगर बेकी उस पर ट्रस्ट करती है तो एक तरह से मार्क की हालत और भी खराब हो सकती है। अब बेकी सोचने के बाद क्रॉनिकल बुक डॉक्टर को दे देती है और बताती है कि मार्क इनमें दी गई सारी बातों को सच मानता है। अब मैं उससे दूर ही रहूंगी। मार्क कॉलेज में बेकी से मिलता है, लेकिन बेकी उसे इग्नोर करने लगती है। मार्क उससे पूछता है कि क्या हुआ और तुमने क्रॉनिकल किताब लाई है। तो इस पर बेकी कहती है कि उसने क्रॉनिकल किताब अपने पिता को दे दी है और वो मार्क से अब दोस्ती नहीं रखना चाहती। मार्क सरप्राइज होकर पूछते कि क्या मैंने कोई गलती की। तो बेकी उसे कहती है कि तुम डार्क टावर जैसी बकवास बातों पे विश्वास करते हो और मेरे साथ रहकर तुम्हारी हालत और खराब होगी। और बेकी सॉरी कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब इस ब्रेकअप से मार्क भी काफी परेशान था। अब फिर भी वो और मेमो 1 घंटे में मार्टिन्स चर्च के यहाँ पे मिलने का प्लान बनाते हैं और इसी के चलते मार्क वहाँ से बाकी सामान लेने जाता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर क्रॉनिकल बुक पढ़ रहे होते हैं और तभी उनके घर पर कोटियास नाम का एक आदमी आता है। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि आप अचानक कैसे आए। तो कोटियास कहता है कि ये अर्जेंट मामला है, मॉस्किटो की बात करनी है। अब ये सुनकर डॉक्टर उसे अंदर ले लेते हैं। अब ये कोटियास और मॉस्किटो कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब कुछ समय के बाद डॉक्टर पेट्रा से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि मार्क की हालत जितनी सोची थी उससे ज्यादा खराब हुई है। वो क्रॉनिकल बुक की सारी बातों पे विश्वास करता है और कभी भी डार्क टावर में हमेशा के लिए जा सकता है। इसीलिए पेट्रा डिसाइड करती है कि मार्क को भी थॉमस की तरह मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, लेकिन डॉक्टर उसे मना करते हैं कि जबरदस्ती सही नहीं होगी। लेकिन पेट्रा डॉक्टर की बात नहीं सुनती। तो यहाँ पर घर पे मार्क सारा सामान पैक करने के लिए निकलता है, लेकिन तभी पेट्रा उसे बातों में उलझाए रखती है और उतने में ही हॉस्पिटल के लोग वहाँ पे आते हैं। उनको देख मार्क भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और इंजेक्शन लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी मार्क अग्रेसिव होके वहाँ से भाग निकलता है। तो यहाँ पे चर्च में मेमो काफी समय तक उसका इंतजार कर रहा था। अब मार्क कैसे तैसे भागते हुए वहाँ पर आकर उसे सारी चीजें बता देता है और जल्दी से दोनों बेसमेंट में जाने
आने लगते हैं, लेकिन पेट्रा ने हॉस्पिटल वालों को इस चर्च के बारे में बता दिया था, इसीलिए वे लोग भी वहाँ पे आने लगते हैं। जब मार्क और मेमो जा रहे थे तभी हॉस्पिटल के लोग आके मार्क को पकड़ लेते हैं और इस बार उसे इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आदमी आकर उन सारे लोगों को मारने लगता है। अब यही मौका देख मेमो और मार्क बेसमेंट के जरिए डार्क टावर में चले जाते हैं। यहाँ पे ये अनजान आदमी मेन डॉक्टर को इतना मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो आदमी चर्च से बाहर आता है और अपना मास्क निकालता है। वो पूरी तरीके से मार्क की तरह दिख रहा था। पेट्रा वैन में बैठकर ये सारी चीजें देख लेती है। अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि ये सब कुछ मार्क ने ही किया है। यह मार्क और मेमो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आता कि वो बंदा कौन था। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी मेमो इसे 3 हफ्ते यहाँ पे कैसे बिताए उसके बारे में बता रहा था। वो कहता है कि यहाँ पे रह के उसने बहुत ही मजेदार फाइटिंग करना सीखा है और वो ठीक तरीके से चल भी सकता है और चश्मे की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको ये जगह काफी पसंद है। लेकिन मार्क उसे बताता है कि डार्क टावर एक माया जाल है, वो लोगों को जो चाहिए वो देता है, लेकिन इसकी बड़ी सी कीमत भी हो सकती है। वो लोगों को अंदर से बदल देता है। तो मेमो उसे समझाता है कि सोचो कि अगर मुझ में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है तो तुम्हारे पास तो सुपर पावर है, तुम कितने शक्तिशाली बनोगे। अब ऐसे ही बातें करते वक्त ये लोग आगे बढ़ रहे थे और काफी समय चलने के बाद एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तो यह दूसरी जगह डॉक्टर बेकी को बताता है मार्क ने कुछ लोगों को मार दिया है। अब ये बात सुनकर बेकी को विश्वास ही नहीं होता और तभी डॉक्टर बताते हैं उसके माँ ने खुद देखा है, चर्च में लोग उसे पकड़ने के लिए गए थे और वो पूरी तरीके से पागल होके उसी ने लोगों को मार दिया है। डॉक्टर बेकी को घर में ही रहने के लिए कहते हैं और खुद पुलिस से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे बेकी ये खबर सुन के पूरी तरीके से टूट जाती है, पूरी रोने लगती है। तो यहाँ पे चर्च में डॉक्टर पेट्रा से मिलते हैं। पेट्रा काफी रो रही थी और कहती है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे हॉस्पिटल वालों को नहीं बुलाना चाहिए था। आज मेरी गलती के कारण मैंने अपने आखिरी बेटे को भी खो दिया है। डॉक्टर उसे काफी समझाते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। पुलिस उनसे पूछते हैं मार्क आपका पेशेंट था, क्या तुम्हें लगता है कि सच में मार्क किसी का खून कर सकता है? तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि हाँ, वो मेंटली अनस्टेबल था, काल्पनिक बातों पे विश्वास करता था और किसी का भी मर्डर कर सकता है। यहाँ डार्क टावर में रात हो चुकी थी। मार्क और बेन बोनफायर लगा के खाना खा रहे थे और अगले ही पल बारिश होने लगती है। लेकिन बारिश देख मेमो को पसीने छूट जाते हैं और वो उसे कहता है जल्दी से सामान पैक करो और यहाँ से भागो। मार्क पूछता है कि अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। तो मेमो आसपास में पड़ा हुआ एक पौधा उठाता है और उसे कहता है कि ये होता है नाइटमेयर फ्लावर। आसपास पूरे ऐसे फ्लावर्स थे। आगे वो कहता है बारिश के कारण ये फूल जिंदा हो जाते हैं और इनमें से एक क्रीचर बाहर आता है और आसपास हम देखते हैं धीरे धीरे वैसे ही क्रीचर बाहर आने लगते हैं। ये देखिए दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। सारे क्रीचर इनका पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे बचते हुए ये लोग एक बड़े से पत्थर पे चढ़ जाते हैं और इसी तरह बच जाते हैं। सेम टाइम पे हम बेकी को देखते हैं। वहाँ अभी भी दोपहर थी, लेकिन बीच में एक उसे अजीब फील होने लगता है और जब वो उठ के देखती है तो वो क्रीचर उसी के बॉडी पे चढ़ रहा था और बेकी उसे हटा पाती उसके पहले ही वो क्रीचर उसके फेस पे जंप मारता है और मुंह में घुसने की कोशिश करता है। बेकी काफी तड़पने लगती है और कैसे तैसे उठकर वो किचन में जाके एक बड़े से क्लिप के जरिए उस क्रीचर को बाहर निकालती है और उस पे सॉल्ट छिड़क कर उसे जला देती है और वो क्रीचर वही मारा जाता है। और फाइनली बेकी को भरोसा हो गया था कि ऐसे क्रीचर रियल में होते हैं और मार्क जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। उसे मार्क को बचाना था, इसीलिए वो अपने पिता के ऑफिस में जाकर क्रॉनिकल किताब देखती है। मार्क ने उसमें चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि माँ को ये किताब दे देना। अब बेकी ये किताब लेके मार्क के माँ के पास जाती है। वही दूसरी जगह डार्क टावर में सुबह हो गई थी। दोनों भी सही सलामत थे। पानी के बिना वो सारे क्रीचर अब मर गए थे। यहाँ पे मेमो को पता था कि यहाँ आसपास खतरनाक फ्लावर्स है जिनमें क्रीचर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने मार्क को बताया नहीं और रात में बिंदास होके बॉनफायर कर रहा था। इस बात से मार्क को काफी गुस्सा आता है क्योंकि मेमो बहुत ही केयरलेस बर्ताव कर रहा था जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। और मेमो को वो सुनाता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ थॉमस को बचाने के लिए आया हूँ, ये मेरे लिए कोई एडवेंचर नहीं है। अब मेमो उसे सॉरी बोल के माफी मांगता है और मार्क भी आगे बढ़ता है। ऐसे ही छोटे मोटे हिल्स पार करते हुए ये लोग फाइनली एक जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत ही झाड़ियाँ थी। मेमो उसे रास्ता दिखाते हुए अंदर लेकर जाता है।
लेकिन उसके पार का नजारा देख मार्क पूरा दंग रह जाता है। यहाँ पे बंजर रेगिस्तान जगह थी और उसके बीचों बीच में एक काफी खूबसूरत लेक था। अब ये देख मेमो एज यूजुअल स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे मार्क काफी झिझक रहा था क्योंकि आसपास पूरा खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी मेमो को देख वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और तालाब में डुबकी मार देता है और दोनों भी मजे करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर के घर पे देखते हैं, जहाँ पे बैकयार्ड में जाकर वो अपना कोट और शर्ट निकालते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अंदर वैसा ही ट्रैक सूट पहना था जो मार्क के डुप्लीकेट आदमी ने पहना था चर्च में। जिसके बाद डॉक्टर सारे कपड़े जलाते हैं और अपना होलिया ठीक करते हैं, लेकिन उसे नेक पर कुछ निशान देखते हैं और वो खुद ही से कहता है कि हाउ केयरलेस। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो डुप्लीकेट मार्क और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। उसने ही अपना फेस बदल कर हॉस्पिटल के लोगों को मार दिया था और इसका इल्जाम मार्क पे डाल दिया था। अब डॉक्टर का सीक्रेट क्या है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो जल्दी ही अपलोड हो रहा है। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।